समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपका शेखर से सवाल के इस नए एपिसोड में स्वागत करते हैं। शेखर, काफी न्यूज़ी हफ्ता रहा है ये हफ्ता बहुत भी। न्यूज़ी हफ्ता और इतनी मुसीबत होती है कि सबसे को क्लोज कब करें, जी क्योंकि जी। जब आप रिकॉर्ड करने लगे तभी सारी बड़ी खबर हो जाती है और उसके पहले के फिर इतने सवाल और आते हैं। फिर इंसान सोचता है कि अब इनका क्या करें और कितने सवाल लें, क्योंकि जी। न्यूज़ साइकिल अभी बहुत तेजी से मूव हो रहा है। पार्लियामेंट भी ऑन है, फिर मोदी जी भी अमेरिका में हैं और उसके बीच में ये जो एक कॉमेडियंस वाली कहानी हो गई, जी ऐसी ऐसी जी। कहानियां होती रहती है। तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ एनवायरनमेंट बहुत एक्टिव, लेकिन फिर भी क्या है, अपनी कोशिश तो हम करेंगे ही, आपके साथ है। बिल्कुल। और आप ये भी कोशिश करेंगे कि अब दर्शकों को मायूस ना करें उनके सवाल ना लेके, तो पिछली बार के भी कुछ सवाल इस बार लेने बचे की हुए, कोशिश हाँ। और करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेंबर्स कि आप सवाल भेज रहे हैं, और इसलिए जो मेंबर नहीं है आप देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छा लगे बुरा लगे मुझे बोलिए, अपूर्वा आपको जवाब देंगी जी। एकदम। लेकिन अगर आप मेंबर बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और आपको भी फायदा होगा। शेखर, चलिए इसी बात पे सवालों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल शोभित कौलकारा हमारे मेंबर हैं और इस बार भी हमने सारे ही मेंबर्स के सवाल लिए हैं। बोल रहे हैं ये बहुत ही यूएस की तरफ भारी या झुका हुआ सौदा लग रहा है। भारत को राणा के अलावा और बांग्लादेश के आसपास शायद ज्यादा स्वायत्तता या ऑटोनॉमी के अलावा क्या हासिल हुआ? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो बांग्लादेश के बारे में मुझे लगता नहीं कि ट्रम्प को वो सवाल समझ आया, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर संभालेंगे, और जैसे ट्रम्प बोलते हैं उन्होंने कहा ही इज बीन डूइंग इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। वो ऐसे ही ट्रम्प का तरीका होता है। तो मुझे लगता नहीं ट्रम्प का वैसे भी कोई बांग्लादेश में दिलचस्पी है। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जब इलेक्शन चल रहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है और वहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो वो उसमें बांग्लादेश के साथ स्वायत्तता कोई इशू नहीं है। दूसरी बात, जो तहव्वुर राना भी है, वो भी एक ऑनगोइंग इशू था, क्योंकि जो एक्स्ट्राडिशन होती है वो अपूर्वा तो कानून जाती है, आपको ज़्यादा बता सकती है, लीगल प्रोसेस होती है जी। और कई लेवल से जाती है और फाइनली उसको सरकार अप्रूव करती है। तो वो सब कुछ काम हुआ था और सब फैसला फाइनली था। तो अब उसको एक गिफ्ट रैप करके साथ में दे दिया, तो वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं गेन, अगर मैं कहूँ कि वो भी गेन नहीं है तो आप सोचेंगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अमेरिका को फ़ायदा हुआ। देखिए, ये सारी चीज़ को बहुत तफसील से पढ़ना पड़ता है, डिटेल से, और उसका भेद समझना पड़ता है। तो जैसे आज का मेरा जो कटक लेटर है वो आप देखिएगा, वो आपको 1607 नंबर है मेरे ख्याल उसका, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया है। आपको अपूर्वा शेयर करेंगे जी। 37 पॉइंट का जो हमारा जॉइंट स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो एक बिल्कुल अलग दर्जे पर चला गया है। इस डिफेंस कोऑपरेशन में अब देखिए कुछ नए हथियार जैसे जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल हैं। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल ये यूक्रेन ने बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किए रशियन टैंक्स के खिलाफ। ये मैन पोर्टेबल हैं, सोल्जर अपने आप चला सकता है अपने शोल्डर से, या फिर ये कोई व्हीकल से, चाहे जीप से, चाहे चाहे आर्मर्ड व्हीकल से, चाहे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से, ये यूज़ हो सकता है। उसके अलावा भारत के अंदर ही बनाने के लिए स्ट्राइकर, STRYKER, ये स्ट्राइकर भी अमेरिका की एक मॉडर्न, लेकिन ये ट्रैक्ड नहीं है, ये व्हील्ड है, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, लेकिन बहुत वर्सेटाइल है, जा सकती है, चल सकती है। उसके लद्दाख वगैरह में ट्रायल भी चल रहे हैं। तो उसके ऊपर एक गन होती है, मशीन गन होती है, और उसके ऊपर मिसाइल जा सकते हैं, जैवलिन मिसाइल भी जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत जो भी खरीदे, ना भी खरीदे, हालांकि खरीदेगा लगता है, लेकिन इनकी फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन भारत में बेस करने का फैसला है। तो उससे क्या होगा, एक तो हम ये देखें कि भारत में नौकरियां होंगी, दूसरा भारत में हथियार यहीं पे बनेंगे,
तीसरा, जब ये यहाँ से निर्यात होंगे, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे इसलिए को प्रोडक्शन कर रहा है कि सब एक जगह ना रहे, कभी सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है तो वो जी। उसको स्कैटर करके रखना चाहता है। तो यहाँ से जब निर्यात होगा तो भारत के एक्सपोर्ट्स में ही आएगा वो भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा P8I जो आप देखेंगे कई बार आपके स्क्रीन पे भी अभी दिखाया जाएगा। P8I एक बड़ा जहाज़ है, बोइंग का है। ये भारतीय नेवी काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रही है। बहुत लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन है, बहुत दूर जा सकता है, कभी मॉरिशस तक, कभी सोमालिया तक, सब जगह जाके ये था लेना, ढूंढना, खास करके पनडुब्बियों का ध्यान रखना। क्योंकि देखिए, नौसेना की जो अगली लड़ाई होगी या पावर बैलेंस होगा वो पनडुब्बियों के ऊपर होगा। और एक बार पनडुब्बी अगर नीचे चली जाए जी। और किसी को पहचान में नहीं आना चाहे तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बड़े स्पेशलाइज्ड तरीके होते हैं। और फिर एक बार पनडुब्बी मिल जाए फिर उसके ऊपर लगातार ट्रैक रखना कि कहाँ जा रही है। ये एक चूहे बिल्ली का खेल है। और इसके लिए P8I बहुत ज़रूरी हैं। वो पनडुब्बी के नाश करने के लिए उसके हथियार भी ले जा सकती है। और देखिए, इतना वर्सेटाइल है कि जैसे लद्दाख में चीन के साथ हमारा स्टैंड ऑफ हुआ तो उस समय काफ़ी P8I के सॉर्टीज लद्दाख के ऊपर भी ले जाई गई हैं, क्योंकि उसमें जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है जी। और रिकॉनेसेंस इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। तो 6 P8Is के ऊपर भी नेगोशिएशंस हो रही है। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील है जो हुई थी, फिर कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हमारी लाइबिलिटी लॉ ऐसी बन गई कि उसमें कोई आ ही नहीं सकता था। जी। इस बजट में मोदी सरकार ने कहा है कि लाइबिलिटी लॉ को फिर से बदला जाएगा, ठीक किया जाएगा। तो ये जॉइंट स्टेटमेंट में उसको नोट किया गया है और ये कहा गया है कि इसके बाद अमेरिका और भारत जॉइंट प्रोडक्शन भारत में अमेरिकी बड़े रिएक्टर्स, ना सिर्फ SMR जिसको हम बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, लेकिन बिग रिएक्टर्स 1000 मेगावाट्स, मतलब 1 गीगावाट टाइप एक रिएक्टर। तो अब एक पार्क, आपके पास ज़मीन है, जैसे रत्नागिरी में ज़मीन ली हुई है, वहाँ 10-12 हज़ार मेगावाट बन सकता है। आंध्र प्रदेश में ज़मीन ली हुई है, वहाँ भी 6-8 हज़ार मेगावाट, कम से कम 6 हज़ार बन सकती है। तो वो टाइम लगता है बड़े रिएक्टर बनने जी। में, 8-10 साल लग जाते हैं, लेकिन उसका रास्ता अभी खुल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है। और उसमें अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो पॉइंट 31 पे जाए, 31 नंबर पॉइंट पे, उसमें एक बहुत दिलचस्प बात है। उसमें लिखा है कि अमेरिका बहुत खुश है कि भारत लीडरशिप लेना चाहता है किस चीज़ की, कि जो सी लेन्स, जो समुद्री रास्ते खुली रखने के लिए जॉइंट पेट्रोल जाएगी, जिसमें अपने दोस्तों की, अमेरिका की भी होगी, ऑस्ट्रेलिया की भी, जापान की भी, जी। UAE की वगैरह वगैरह, अरेबियन सी में। तो वो अरेबियन सी कहाँ है? जो अरेबियन सी का जो सारा इलाका है, ये वही जो रेड सी में जा रहा है, गल्फ ऑफ एडन के पास से, यमन के सामने से, वहाँ पे हूथी लोग बहुत मिसाइल वगैरह डालते हैं, तो वहीं पे पेट्रोलिंग होनी है ये अरेबियन सी में। तो ये तो बिल्कुल पाकिस्तान के सी फ्रंट के सामने है। तो बिल्कुल तेरे घर के सामने मैं मल्टीनेशनल नेवल फोर्स कमांड करूँगा। तो ये अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट में ये बात कहना, ये एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है, क्योंकि भारत हमेशा इस बात से हिचकता है कि क्वाड को वो सिक्योरिटी अलायंस बोले या स्ट्रेटेजिक अलायंस बोले, क्योंकि उसमें दो कारण से हिचक आती है। एक तो ये कि चीन बहुत बुरा मान जाएगा, थोड़ा सा बुरा रूस भी मान जाएगा, और दूसरी फिर ये भी होती है कि भारत को हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रहता है कि हमारा किसी के साथ सिक्योरिटी अलायंस नहीं है। जब भारत ने, इंदिरा गांधी ने रूस के साथ, तब तो सोवियत यूनियन था, अपनी ट्रीटी करी थी, संधि करी थी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की लड़ाई छिड़ने से पहले, उसका क्या नाम था? इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, राइट? उसमें जी। कोई सिक्योरिटी नहीं लिखा था, हालांकि उसमें एक क्लॉज था कि उसमें अगर किसी के ऊपर भी हमला होगा तो दूसरे से एकदम वो बातचीत शुरू करेगा, जिसमें इम्प्लिसिट था कि फिर उससे कुछ होगा, उसके बाद उसका सहयोग किया जाएगा। जी। अभी भी जो संधि है, जो ट्रीटी है, वो संधि है, लेकिन उसमें से वो क्लॉज ड्रॉप कर दिया है रूस बनने के बाद में। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते ही कहा कि आई इनिशिएटेड द क्वाड सिक्योरिटी अलायंस। तो उन्होंने सिक्योरिटी शब्द इस्तेमाल किया, मोदी जी थे,
वो बिल्कुल निकल गई बात। और उसी के बाद एक ही सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि भारत अपने आप को कहता है कि इंडियन ओशन में या इंडो पैसिफिक में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। मतलब जितनी सिक्योरिटी हमें मिलती है इस अलायंस से, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। जी। तो वो एक कदम उसमें बहुत आगे लिया गया है। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इसमें जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर, रेयर मेटल्स के ऊपर ऐसे कई इश्यूज हैं। और अगर बाद में आप जाएं उसके क्लॉजेस में, तो उनमें आप देखें कि दोनों ने आतंकवाद पे बात की है कि दोनों देश एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को देखेंगे। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, उनके स्पेसिफिकली नाम लिखे गए हैं। आईसिस वगैरह, अल-कायदा, सबके नाम लिखे गए हैं। और साथ में ये भी है कि जो इमिग्रेशन है उसमें दोनों देश मिलके इलीगल इमिग्रेशन को ख़त्म करेंगे। जी। और इलीगल इमिग्रेशन के जो रैकेट बने हुए हैं, जो माफिया बने हुए हैं, क्योंकि उनके साथ फिर गन रनिंग, ड्रग रनिंग, टेररिज्म सब कुछ जुड़ जाता है, उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन साथ साथ भारत के विद्यार्थी अमेरिका जाते रहें। यहाँ लिखा है कि भारत के इतने विद्यार्थी अमेरिका में हैं कि जिनसे $8 बिलियन हर साल अमेरिका में इनकम होती है और बहुत जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। तो अच्छे इंडिया से विद्यार्थी जाने चाहिए और इंडिया से स्किल्ड लोग भी ठीक वीज़ा लेके जाने चाहिए, लेकिन इलीगल बंद होने चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के लिए वो बुरी बात है। मोदी जी खुद भी बोले कि जो बेचारे इलीगल जाते हैं ये साधारण घरों के होते हैं, जी। इनको फुसला के, बेवकूफ़ बना के, वो सब कुछ अपनी ज़मीन जायदाद बेच के फिर जाते हैं। तो वो भी भारत के लिए भी अच्छा है कि उनको रोके। तो इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत चीज़ें हैं। ये तो तहव्वुर राना, बांग्लादेश भी एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है। तो वहाँ पे कोई अमेरिका से अगर भारत का इन्फ्लुएंस बढ़े या घटे तो अमेरिका उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता है। और हमें किसी की मदद की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये है कि हम नहीं चाहते कि कोई और बड़ी शक्ति आके वहाँ पे अपने खेल खेले। जी। ना चीन खेले, ना अमेरिका खेले। अमेरिका तो फिर भी दोस्त है, आप कुछ कह सकते हैं, चीन को तो आप कह भी नहीं सकते। तो इस समय बांग्लादेश में स्थिति ऐसी है कि वहाँ चीन बहुत खेल खेल रहा है। शेखर ने जिस सीटीसी की बात कही उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सीटीसी भी जरूर देखें। शेखर, अगला सवाल आ रहा है शिवरामा कृष्णा का। वो बोल रहे हैं मागा प्लस मीगा MIGA इक्वल्स टू मेगा। वो बोल रहे हैं क्या ऐसा होगा? टैरिफ हमारे लिए कुछ चिंता का विषय है, अनसर्टेनिटी मंडरा रही है, हम स्थिरता कब देख सकते हैं? क्या न्यूक्लियर रिएक्टर अग्रीमेंट आगे बढ़ेंगे? इसकी आपने अभी बात की थोड़ी। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अमेरिका इंडिया को F-35 क्यों ऑफर कर रहा है? देखिए, अब आपने बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछे। पहली बात यह कि अगर भारत और अमेरिका के सहयोग आगे बढ़ता है तो फिर तो मागा प्लस मीगा होगा ही। भारत बहुत बड़ा बाजार है, जी। अमेरिका बहुत बड़ा दुनिया में हाईटेक का सोर्स है, और अमेरिका भी बहुत बड़ा बाजार है भारतीय चीज़ों के लिए। अब भारत को भी देखना है कि सिर्फ सर्विसेज नहीं, क्योंकि इस जो जॉइंट स्टेटमेंट है इसमें लिखा है कि भारत से लेबर इंटेंसिव जो सामान है, जहाँ बहुत लोग जैसे गारमेंट्स ही हैं, तो उनका निर्यात ज़्यादा होना चाहिए। और अमेरिका से मशीनरी, क्योंकि भारत का पीछे आयात मशीनरी का चीन से बहुत बढ़ गया है। जहाँ तक टैरिफ की बात है, अब दोनों देश अपना समझौता करेंगे। सब जो डेट दी गई है, पहला समझौता जो बायलैटरल ट्रेड के ऊपर, द्विपक्षीय व्यापार के ऊपर, वो सितंबर अक्टूबर तक, जिसको अमेरिकन फॉल कहते हैं, तब तक होना है। तो मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा इसका असर होने वाला है। और जहाँ तक प्रोटेक्शन भारत के मैन्युफैक्चरर को है, वो तो एक बार हमारे टैरिफ कम हुए थे जब मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव के समय रिफॉर्म हुआ, फिर कुछ यशवंत सिन्हा ने कम किए, फिर कुछ चिदम्बरम ने कम किए, लेकिन उसके बाद हमारे टैरिफ घटने के बजाय बढ़ाए गए हैं। तो भारतीय इंडस्ट्री को और ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है, जिसका मतलब कि ये एंटी रिफॉर्म हो गया है। तो मैं तो क्योंकि मैं रिफॉर्म, आर्थिक सुधार का समर्थक हूँ, मुझे लगता है अच्छी बात है। हर किसी को कंपटीशन फेस करना चाहिए। अब रीजनेबल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। कुछ एरियाज़ हैं जो सेंसिटिव हैं, जी। जैसे कि खेती है, एग्रीकल्चर, तो उसको ज़रा संभालना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ ना आए जिससे भारत के फार्मर को थ्रेट मिले। तो उसमें कुछ इजी बातें भी हैं, जैसे अमेरिकन कहते हैं, काफ़ी दिन से मैं बात सुन रहा हूँ कि वो चिकन में, अमेरिका के अंदर तो चिकन का ब्रेस्ट खाते हैं और भारत में टांगे खाते हैं, जी। है ना। यहाँ तो सबको लेग पीस चाहिए, और अमेरिका में लेग्स किसी को चाहिए नहीं, वो फेंक देते हैं उनको, या वो फिर इधर उधर वो
कैट फूड में या डॉग फूड में चला जाता है, तो वो कहते हैं आप हमारे से क्यों इम्पोर्ट नहीं करते हैं, आपके यहाँ तो इतनी ज़रूरत है। और हैं भी वो मोटे मोटे जो अमेरिकन चिकन होते हैं, है ना, हमारे यहाँ तो लोग बड़े कोकड़ वाले बहुत खुश हो जाएं। तो उसमें जो हमारी तरफ एप्रीहेंशन खतरा ये है कि हमारी पोल्ट्री का क्या होगा। तो ऐसी ऐसी बातें चलती हैं। तो आज मैंने देखा जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा था कि भारत ने अच्छा किया कि डक मीट अलाउ कर दिया है। तो छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं। तो बत्तख का इंडिया में तो इतना डक फार्मिंग होती नहीं है, जी तो डक मीट अलाउ कर दिया, उसका रेट्स कम कर दिए और पिछले साल में कर दिए थे। और उसके अलावा अगर आप देखें कि बर्बन, अब बर्बन एक तरह की विस्की समझ लीजिए, और मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, अमेरिकन पॉपुलर कल्चर में एक जैक डैनियल्स होता है, एक बर्बन होती है, और वैसे जो वेस्टर्न पश्चिमी कल्चर में जेम्स बॉन्ड की मार्टिनी होती है ना, मार्टिनी ड्राई शेकन नॉट स्टर्ड, राइट, ऐसी बर्बन है। जी तो बर्बन के ऊपर देखें कि जो पहले ड्यूटी थी, हम ड्यूटी कहते हैं, वो टैरिफ कहते हैं, जो 100% थी उसको 50% कर दिया। और कब किया मुझे बताइए? वो 13 फरवरी को नोटिफिकेशन से किया है, जिस दिन ट्रम्प को मिलने मोदी जा रहे थे, जी क्योंकि वहां से बातचीत में कुछ लगा होगा कि ये भी एक इशू है। जैसे उनका वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का था, जी तो इसको कर ही देते हैं हाथ की हाथ। तो उन्होंने वो भी जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है। तो मैं नहीं समझता कि ट्रेड में कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा है, हमको डरने की बात भी नहीं है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपना पीएचडी थी, वो पीएचडी इसी बात पे थी उस समय कि भारत को ट्रेड से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा ट्रेड के बिना कोई आगे नहीं जा सकता है। आप देखिए कि अपना इतिहास देखिए, जो आदमी किले में बंद होके चारों तरफ खाई खोद के जितनी मर्जी अपनी प्रोटेक्शन लगा ले, तीर कमान मशीन गन, लेकिन जो किले में होता है अल्टीमेटली वो हारता ही है। जी तो इसलिए फोर्ट्रेस में, किले में नहीं रहना है, हमको बाहर जाके मुकाबला करना है, दुनिया के साथ compete करना है। जी शेखर ने F-35s की भी हाँ, बात की F-35 उन्होंने बोला एक ड्रामेटिक अनाउंसमेंट थी, क्योंकि हर देश को अमेरिका F-35 देता नहीं है, बहुत महंगा है और बहुत अच्छा जहाज है। भारत को देखने की बात है कि भारत का इस समय जो इतना सीमित डिफेंस बजट है, उसमें ले पाएगा कि नहीं, और कितना ले पाएगा। और दूसरी बात, अगर उसको लेंगे तो जो हमारा एमका प्रोग्राम है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो भी स्टेल्थ का है, उसका क्या होगा। लेकिन अगर इसी सिक्के को की अगर आप दूसरी साइड देखें, तो वो ये है कि एम का जो अभी भी हमारा शेड्यूल है, प्लान है, वो 2036 में आएगा सर्विस में, अच्छा आज से 11 साल के बाद। तो आपके पास इतना समय है, जबकि आपकी एयरफोर्स का इतना बुरा हाल है। आप देखिए एयर चीफ बोलते रहते हैं। तो कुछ लोग सोचेंगे कि शायद अरे भाई 2 स्क्वाड्रन इसके ले लो, तो कम से कम 15-20 साल तक आप सिक्योर हैं, जी और आपसे जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो F-35 लिया जाए या नहीं लिया जाए, लेकिन काफ़ी रक्षा की सामग्री अमेरिका से ली जाएगी। ये P-8I की बड़ी एक्टिव बात हो रही है, जेवलिन मिसाइल्स हैं, स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और मुझको लगता है कि जैसे समय आगे जाएगा, कुछ ऐसे ही फोर्स मल्टीप्लायर्स और आएंगे, जैसे कि ज़्यादा C-130 और आ सकते हैं, जी C-17 हमें चाहिए, जो हैवी लिफ्ट के जहाज़ हैं, लेकिन अभी लगता नहीं कि अब अमेरिका के पास हैं, क्योंकि उन्होंने बनाने बंद कर दिए हैं। लेकिन बहुत ऐसी भी चीज़ें होंगी जो एकदम कॉम्बैट के लिए नहीं होंगी, लेकिन और कई चीज़ों के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, जैसे आप समझें, वो खरीदी जाएंगी। तो मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका से काफ़ी डिफेंस परचेज होने वाली, डिफेंस और ऑयल एंड गैस, जी इनको मिला के जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का भारत के साथ है, करीब $50 बिलियन एवरेज, कभी ज़्यादा कभी कम, वो कम होगा। मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ता हूँ अमेरिकन मीडिया में, ट्रम्प का टारगेट है कि हर देश के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसे कम से कम आधा करना है। अच्छा शेखर, अगला सवाल विशाल कुमार यादव का है। वो बोल रहे ट्रम्प का यूक्रेन को इक्वल लेवल पे ट्रीट करने वाले सवाल का जवाब नहीं देना और उनकी डिफेंस सेक्रेटरी का रूस द्वारा कब्जा किए हुए जमीन को वापस करने की मांग को अनरियलिस्टिक बताना क्या पूरी तरह से पुतिन के फायदे की बात है? क्या यूरोप के देश यूक्रेन के सपोर्ट में कुछ भी अलग कर पाएंगे? देखिए, ये काफ़ी आपकी बात ठीक है, ये पुतिन के फायदे की बात है, लेकिन देखिए पुतिन जो चाहता था वो तो उसको नहीं मिला। वो तो कीव पे कब्जा करके जेलेंस्की को हटा के अपनी कोई एक कठपुतली सरकार बैठाना चाहता था, वो जी तो नहीं हुआ। 3 साल में इतना नुकसान किया, अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, लाखों लोग या मरे या इंजर्ड हुए। तो ये अगर
कुछ ज़मीन वो रख भी ले तो ज़मीन का आजकल इतना महत्व होता नहीं है, और रूस के पास तो इतनी ज़मीन है, तो उसको थोड़ी और ज़मीन मिल जाएगी तो क्या होगा। तो ये ठीक है, उसमें वो भी अपनी विक्ट्री मैं जीत गया। इधर से ये भी लोग बोलेंगे कि हमने यहाँ रशिया को अपना जो हार्टलैंड थी वो सारी बचा ली। लेकिन ये एक ड्रामेटिक इसमें मोड़ है कि जिसमें अमेरिका जो अब तक कह रहा था कि यूक्रेन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे जी, साथ हैं, जी। वो अब कह रहा है लड़ाई वड़ाई बंद करो, जहाँ हो वहाँ खड़े रहो, और ये ज़्यादा सपने मत लो कि मेरी सारी ज़मीन वापस मिल जाएगी। तो इसमें कुछ चिंता का विषय भी है, जी। क्योंकि ये पहली बार होगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एक देश दूसरे की ज़मीन लड़ाई में कब्जा करके अपने पास रख लेगा। मुझे पता है एकदम लोग क्या कहेंगे कि अक्साई चिन कहाँ से चीन ने रखा। अक्साई चिन चीन ने लड़ाई में नहीं लिया, अक्साई चिन हमारे नक्शे में था, पर हमने कभी जाके देखा ही नहीं। जब जाके देखना शुरू किया तो देखा कि चीनियों ने ऑलरेडी लिया हुआ है और अपने नक्शे में डाला हुआ है। तो अक्साई चिन चीन ने लड़ाई में नहीं जीता। लड़ाई में उन्होंने सन 62 में जो जीता था, अरुणाचल की तरफ सारा एरिया वापस कर दिया, लद्दाख में थोड़े थोड़े कुछ हिस्से इधर उधर छोड़ के, क्योंकि उनकी एक अपनी 1959 क्लेम लाइन है। उसके अलावा उन्होंने कोई और एरिया कब्जे, तो लड़ाई से कब्जा करके ये पहली बार होगी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एक सॉवरेन देश जी। दूसरे सॉवरेन देश की जमीन पे कब्जा करके अपना बना ले। हालांकि रूस ने तो 2014 से किया हुआ है क्राइमिया से, लेकिन दुनिया में अभी तक कोई भी इम्पोर्टेंट देश ने, कुछ देश हैं छोटे छोटे इधर उधर, पर किसी इम्पोर्टेंट देश ने क्राइमिया को रूस का हिस्सा अभी तक नहीं माना है। जी। हालांकि रूस अब चाहेगा कि इस सेटलमेंट में वो सब हो जाए। शेखर, एक और सवाल इससे ट्रंप से जुड़ा लूँगी। ये हमें पिछले हफ्ते सवाल आया था विशाल खोपकर का। ये बोले जब ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए तो आपने कहा था कि सबसे नाखुश लोगों में से एक बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस होंगे। क्या अब जब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का दौर शुरू हो गया है तो क्या आप उसमें कोई बदलाव देखते हैं? ऐसा लगता है कि वे अपनी सामान्य कट्टरता या फैनेटिसिज्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी मोहम्मद यूनुस, मुझे पता नहीं उनके हाथ में कितना कंट्रोल है, और वो तभी तक है जब तक आर्मी पीछे से इस सरकार को सपोर्ट कर रही है। आर्मी वहाँ टेक ओवर भी नहीं कर सकती बांग्लादेश में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है, वो बहुत पॉलिटिसाइज हो चुकी है, वो कभी मानेगी नहीं उस बात को। तो ये बहुत इमोशनली चार्ज्ड स्थिति है। मुझे लगता नहीं कि ट्रंप की कोई दिलचस्पी है बांग्लादेश में, ज़ीरो है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उसका कुछ था, क्योंकि यूनुस खुद इतना बड़ा एनजीओ चलाते हैं, अमेरिका में बैंक चलाते हैं, ग्रामीण बैंक, मेरे ख्याल 16-18 ब्रांचेज हैं उनकी, सबसे जान पहचान है। क्लिंटन फाउंडेशन को उन्होंने खुद डोनेशन दिया हुआ है अपने बैंक से, क्योंकि ग्रामीण तो बहुत बड़ा बैंक बन गया है जी। और काफ़ी रिच बैंक है। तो उनका नेटवर्क था उस एरिया में, जो ट्रंप वाले ग्रुप में नहीं है। अगर कन्वेंशनल रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, शायद उसमें कोई जान पहचान नहीं, तो कन्वेंशनल रिपब्लिकन है ही नहीं। ये पार्टी तो मेगा पार्टी है, ये रिपब्लिकन पार्टी है ही नहीं। जब पहले दिन अपने इनॉग्रेशन पे ट्रंप बोले थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि दिस इज ए न्यू रिपब्लिकन पार्टी। जी। तो मुझे लगता नहीं कि उनका बांग्लादेश में कोई इंटरेस्ट है। और यूनुस अब क्या कर पाएंगे, क्योंकि यूनुस को बांग्लादेश चलाने के लिए विदेशी सहायता की ज़रूरत होगी। अब चाइना क्या लेके आएगा, किस कंडीशन से लेके आएगा, भारत के साथ वो कैसा रिश्ता रखेंगे, वो अपना भविष्य कैसे देखते हैं, क्योंकि वो तो भी चीफ एडवाइज़र ही हैं, 85 साल के होने वाले हैं, कोई पार्टी नहीं है, तो उनकी रिटायरमेंट प्लान क्या है और कब रिटायर होंगे, तो इंसान को ये भी सोचना पड़ता है। तो मैं नहीं सोचता कि वो इस समय ऐसी स्थिति में हैं कोई बहुत फेनेटिसिज्म टाइप कुछ काम कर पाए। शेखर, अगला सवाल लूंगी, मणिपुर से जुड़ा सवाल है। रवि जयकुमार बोल रहे हैं कि 2 साल से ज़्यादा समय तक एथनिक हिंसा वायलेंस के बाद बीरेन सिंह का इस्तीफ़ा देना शर्मनाक है। आखिरकार जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो ऐसा लगता है कि वे ये नैतिक जिम्मेदारी के बजाय उन लीक हुए टेपों के कारण था। मणिपुर में अब क्या स्थिति है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट और सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? देखिए, मणिपुर में स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि एक बात है कि शुक्र है कि अभी हिंसा नहीं है कि लोग मरे या घर जले, एकदम अभी नहीं है। लेकिन वहाँ समस्या क्या है कि वहाँ की जो जनता है बिल्कुल डिवाइडेड है। कुकी ट्राइबल एक तरफ है, मेती एक तरफ है, दोनों के बीच में जो अर्धसैनिक बल हैं या आर्मी भी है,
उन्होंने एक तरह से नो मैंस लैंड बनाई है, जैसे दो देशों के बीच में लड़ाई हो वहाँ बनाई हो कि भाई जी। आप यहाँ नहीं आएंगे, आप यहाँ नहीं आएंगे। तो ऐसे राज्य का क्या अब क्या भविष्य सोच सकते हैं? हुँ। उसके अंदर कुकी चाहते हैं कि जो उनका इलाका है उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, लेकिन अगर आप उनको यूनियन टेरिटरी बनाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के तो हर ट्राइब की यही मांग होगी जी। कि जो मेरे ट्राइब का एरिया है उसको आप यूनियन टेरिटरी बनाइए। हुँ। तो वहाँ तो 25 बनेंगी, फिर भी 50 की मांग रहेगी। तो किसी को मणिपुर को फिर से एक करना है, और फिर ये सब लोग जो डाइवर्स लोग हैं वहाँ पे 53% वहाँ पे मेती हैं। उन मेती में से करीब 5वां हिस्सा, आप समझे कि छठा हिस्सा मुस्लिम है, बाकी या हिंदू हैं और कुछ वहाँ पे सनमही बोलते हैं। वो प्री हिंदू एक तरह से उनका अपना, जैसे वो सूरज की, चांद की, पेड़ों की ऐसे जी, वो जी। पूजा करते हुँ। हैं। उसके अलावा जो ट्राइबल है वहाँ पे उस पर 35 ट्राइब्स हैं। अब 35 ट्राइब्स में ये डिवाइडेड हैं। उसमें से करीब आप सोचें कि करीब 16-17 लाख इस समय ट्राइबल होंगे। उसमें से 7-8 लाख कुकी, मिज़ो, चिन, ये एक तरह से तीनों कज़िन्स हैं, हुँ। रिलेटेड ट्राइब्स हैं। फिर अलग-अलग वेरिएशंस नागा ट्राइब्स की है, तांगखुल है, मरम है, माओ है, वगैरह-वगैरह। तो इस सारी स्थिति में अगर आप उनको लोगों को इकट्ठा ना ला पाए, जी। अब तो ऐसी स्थिति है कि अगर ट्राइबल यहाँ से जाए इम्फाल, क्योंकि एक ही एयरपोर्ट है, तो वहाँ से उसको अपने घर जाना मुश्किल है। हुँ। और ऐसे ही अगर मेती मान लीजिए अफसर है कोई और ट्राइबल एरिया में है, वैसे अब कोई बचा ही नहीं, सब आ गए। टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो चुका है, तो उनका आना भी खतरे से खाली नहीं है। तो ये ब्रोकन स्टेट है और ब्रोकन एथनिक रिलेशनशिप्स हैं। इसको ठीक करना बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसको ठीक करे बिना मणिपुर भी ठीक नहीं होगा। जी। शेखर, अगला सवाल आशीष पटेल का है। बोल रहे हैं, हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे हैं, हाल ही में हमने समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में रणवीर अलाहाबादिया के अपमानजनक मज़ाक पर सरकारी मशीनरी की कार्रवाई देखी। उन्होंने इसे इस हद तक ले लिया है कि पिछले गेस्ट पर भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। कुछ ने तो उनके लिए जेल की सज़ा की भी माँग की है। वो बोल रहे, क्या हो गया है हमारे राजनेताओं को? मेरा मतलब है कि क्या वे इतने भ्रष्ट होने से संतुष्ट नहीं हैं कि अब वो कॉमेडियंस के अपमानजनक जोक्स के लिए सज़ा की माँग कर रहे हैं? इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले हैं जिनका समाधान किया जाना चाहिए। जब बलात्कारियों को रिहा किया जाता है तो उसी फडणवीस की आलोचना करते हुए नहीं देखते हैं। हम उसी बिस्वा शर्मा को नहीं देखते हैं जब एक महिला को भीड़ द्वारा अपमानित किया जाता है। जब इलेक्टेड अधिकारी सार्वजनिक रूप से ज़हर उगलते हैं। ये कोई अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि हमने पहले भी ऐसी चीज़ें होती देखी हैं। ये हद से ज़्यादा शर्मनाक है। इस पर आपके विचार कि राजनेता बार-बार पॉप कल्चर जैसे गैर राजनीतिक या एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में सीमा क्यों पार कर जाते देखिए, हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं आपको बल्कि ताली बजाऊँगा कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से बोला है। एक राइट टू ऑफेंड भी होता है। जी। अब ऑफेंड आपने नहीं देखना, मत देखिए। हुँ। उसमें गाली-गलौच ही है ना, गाली-गलौच तो आप गली में जाइए, सब लोग आपस में बात करते हैं। पान की दुकान पे जाइए, हम आपस में टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट होता है, सो एंड सो हुँ। क्या कर रहा है, राइट? तो लेकिन उसमें बुरा माने तो आपको चुप रहना पड़ता है। इसमें वो एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो बेवकूफ़ी है। अब इसमें सिर्फ़ ये है कि बैड ह्यूमर है ये, जी। है ना? फूहड़बाज़ी है। हुँ। ये इसमें व्यंग नहीं है, फूहड़बाज़ी है। फूहड़बाज़ी लेकिन क्राइम नहीं है। जी। बैड ह्यूमर इज़ नॉट ए क्राइम। हुँ। तो इसकी सज़ा अब ठीक है, मार्केट उनको ना देखे या आप उसके बारे में लिख दें, कुछ बोल दें, लेकिन ये फिर वही बात हो जाएगी जो सिद्धू मूसेवाला है, जो सच बोलेगा ते मिलूँ 295, तो हुँ। 295 टाइप जो ब्लास्फेमी टाइप ऑफेंड हो गए। ये जो लॉज़ हैं, ये पुलिस के जो 295 पहले थी, बीएनएस जी, में अब नहीं हो गई हैं। हुँ। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात भी नहीं है, ये ग्रैंड डिस्ट्रैक्शन है कि दुनिया सारी इसी को डिस्कस करने लग जाए और मणिपुर जो बड़ी बातें हैं उनको पूरी तरह से भूल जाए। हुँ। तो इसमें लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं कहूँगा कि एफआईआर से बेवकूफ़ी और इनको ये विड्रॉ होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को स्ट्राइक डाउन कर देनी चाहिए और इनको कोई ख़तरा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई सैक्रिलेज भी नहीं किया, कोई होली बुक को नहीं किया, कोई भगवान को, अल्लाह को, किसी की
धार्मिक भावनाओं को हर्ट नहीं किया है। जी। लेकिन वो करने के बाद उनका कोई हानि ना हो, कोई उनको लीगल हार्म या फिजिकल हार्म ना हो, कोई उनको मारे पीटे ना, कोई उनके खिलाफ केस ना करे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये दिखाता है कि भारत में जो ह्यूमर का, व्यंग का जो स्तर है वो बहुत नीचा है। मतलब हम लोग ऐसे बोलते थे कि अरे यार ये क्या ह्यूमर है। जो 60 के दशक की फिल्मों में अगर वो टुनटुन आ गई, वो इतनी मोटी है, लोग मोटा देख के हंस रहे हैं, मुकरी आ गया वो छोटा है, छोटा देख के हंस रहे हैं, जिसको कहते हैं कि फैट मैन स्लीपिंग ऑन ए बनाना पील, क्योंकि मोटा इंसान केले के छिलके पे फिसल गया, लोग खी करके हंस रहे हैं। वो तभी होता है जबकि व्यंग करने वाले के पास अपनी कला ना हो। तो उसका जो इक्विवेलेंट है वो ये माँ बहन की गाली है। बैठ के गाली निकाल रहे हैं, बाकी लोग खी कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो उनको यही मज़ा आ रहा है कि हम पब्लिक में सुन रहे हैं ये बात। तो ये वो भी बेवकूफ़ हैं। जी। मतलब जो सुनने वाले हैं, इसके लिए पैसे देते हैं, वो एकदम बेवकूफ़ हैं। और जो ये बना रहे हैं वो व्यंगकार है ही नहीं, वो कॉमेडियन है ही नहीं। जिसको ऐसे गाली निकाल के हे करके हंसना हो, तो उसमें क्या हंसी हो। आप देखिए ना कि आप लेट नाइट शोज जो हैं जी। ब्रिटेन में, अमेरिका में, क्या ज़बरदस्त बिल मार टाइप राइट पे हों, जॉन ऑलिवर हों, कितना सोच के, कितना समझ के आप एक दो लोगों के नाम बता सकती हैं। और कभी वो कहीं पे एफ वर्ड कहीं यूज़ कर दिया, कुछ कर दिया, लेकिन वो आपको गाली से हंसाते नहीं हैं, जी। वो अपने सब्सटेंस से हंसाते हैं। और जो ह्यूमर है, व्यंग है, इसमें मैं हिंदी में एकदम ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा। इसके अंदर सिर्फ ह्यूमर नहीं होता, एक सैटायर भी होता है, मजाक, व्यंग और एक आयरनी भी होती है। जी। वो सब मिला के और फिर फैक्ट्स लेके, और फैक्ट्स और आप जो भी कोई एक एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे कोई बड़ा स्टार हो, फिल्मों का, पॉपुलर कल्चर का या स्पोर्ट का, उसकी कोई बात लेके आप कोई तथ्य कोई निकाल के फिर आप कोई व्यंग बताएं, उसके लिए दिमाग चाहिए, स्टडी चाहिए, पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि आप बैठे हैं, ओए सो एंड सो, ओए सो एंड सो, हे सब लोग कर रहे हैं। जी। तो ये इनका क्राइम है, बैड ह्यूमर। लेकिन बैड ह्यूमर बीएनएस में या क्राइम आईपीसी नहीं में है। क्राइम नहीं होना चाहिए। जी। शेखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी, क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। हमारे दर्शक I'm श्योर काफ़ी मिस कर अभी रहे थे सीजन आपको आ रहा है, क्रिकेट। अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने जी, वाली उसी है। से हाँ। जुड़ा सवाल है। संचित सुमन बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी तरह शेखर जी भी टेस्ट क्रिकेट के प्रशंसक हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के चांसेस के बारे में आप क्या सोचते हैं कि आप भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी आप देखें कि जो देश खेल रहे हैं, भारत अच्छा खेला जो, लेकिन ऐसे ही आप देखें कि पाकिस्तान भी अच्छा खेला। तो वही साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया 352 चेस करके। तो अभी ये कहना मुश्किल है। इसमें जो ड्रॉज हैं और जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। इसमें अगर एक भी मैच हारते हैं तो आपको खतरा हो जाता है बाहर निकलने का। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं चैंपियंस ट्रॉफी को कोई खास टूर्नामेंट मानता नहीं हूँ। ये बिना बात एक बीच में शो हॉर्न कर दिया गया था कि इस बहाने 2 इंडिया पाकिस्तान के मैच और हो जाएंगे। आईसीसी को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और लगता नहीं कि कई और देश भी इसको इतना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि पैट कमिंस नहीं है, मिच स्टार्क नहीं है। अब ठीक है, टेस्ट क्रिकेट से इतनी खेल के फास्ट बॉलर्स को अपना वर्कलोड भी देखना होता है, हमारे भी बुमराह नहीं है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि अगर जैसी इंडिया की फॉर्म अभी है वही फॉर्म रहे और टीम में डेप्थ है। अब आप देखें, ओपनर भी ऐसे हैं कि आप यशस्वी जायसवाल को बाहर रख रहे हैं। और ठीक है, बुमराह नहीं है लेकिन शमी है, और शमी धीरे धीरे अपनी रिदम में आ रहे हैं। और स्पिनर हमारे अच्छे हैं, और जैसी टीम है, हमारी टीम काफ़ी समय से ऐसे रही है कि वो कुछ भी चेज़ कर सकते हैं। अभी 300 प्लस हमने चेज़ किया इंग्लैंड के खिलाफ। तो लेकिन फिर ये भी है कि एक भी मैच हार गए, क्योंकि सभी टीमें स्ट्रांग है। तो मुझे फॉर्मेट भी पसंद नहीं है, और चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल ये बंद हो जानी चाहिए। इसकी बजाय कुछ और फॉर्मेट लेके कुछ और आना चाहिए। और शायद जैसे आप कह रहे हैं, शायद टेस्ट सीरीज ही कुछ और ऐड कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय दुनिया में बहुत कम टेस्ट क्रिकेट हो रही है। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।